आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक संपदाएं बढ़ाएं, धन खूब कमाएं, पर शालीनता न खोएं। इस विषय पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को हम सुन रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 6 से आइए सुनते हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, साधनों के अभाव में अथवा अप्रत्याशित आपत्तियों के कारण कष्टग्रस्त रहना पड़े, यह बात समझ में आती है। पर सुविधाओं का बाहुल्य रहने पर भी लोग इस प्रकार अशांत उद्विग्न रहें, इसे आश्चर्य ही कहा जाना चाहिए। इस विपन्न स्थिति का कारण तलाश करने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि विकास की घुड़दौड़ में पदार्थों की उपलब्धि ही सब कुछ बन गई है। भावनाओं का विकास, परिष्करण एक प्रकार से भुला ही दिया गया है। गुण, कर्म, स्वभाव को, चरित्र और चिंतन तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाए, इस दिशा में एक प्रकार से आंख ही मूंद ली गई है। उपेक्षित क्षेत्र में पिछड़ापन ही बढ़ेगा। उपेक्षित क्षेत्र में पिछड़ापन ही बढ़ेगा। समृद्धि बढ़ी सो ठीक है, पर चिंतन में उत्कृष्टता की समुचित मात्रा बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। दुर्भाग्य इस युग का यही रहा है कि नवजीवन और चिंतन को दिशा देने वाले तथाकथित मनीषियों ने समृद्धि को ही सब कुछ बताने की भूल बरती। साम्यवादी दर्शन में समस्त समस्याओं की जड़ अर्थ को ही माना है और उसी के सुधार पर संसार से सुख, शांति और प्रगति की संभावनाओं का प्रतिपादन किया है। अस्तु अस्तु लोक मंगल की इच्छुक समस्त शक्तियां अर्थव्यवस्था पर अपने सारे प्रयासों को केंद्रित किए हुए हैं। चरित्र एवं चिंतन उपेक्षणीय समझा जाता रहा है। चरित्र और चिंतन उपेक्षणीय समझा जाता रहा है। इस संदर्भ में उथली चर्चाएं भर होती रही हैं। कुछ ऐसा नहीं सोचा अथवा किया गया जिसे ठोस अथवा गंभीर कहा जा सके। परिणाम सामने है। जनमानस ने सुविधा साधनों की उपलब्धियों को ही लक्ष्य स्वीकार कर और उस अत्युत्साह में चरित्र एवं चिंतन के भावनात्मक आधारों को एक प्रकार से विस्मृत ही कर दिया है। विस्मृत ही नहीं, तिरस्कृत भी बना दिया गया। अब धर्म, अध्यात्म, चरित्र, कर्तव्य, लोकमंगल जैसे प्रसंगों की चर्चा और चेष्टा करने वाले उपहासास्पद माने जाते हैं, हंसी के पात्र माने जाते हैं ऐसे लोग जो इन विषयों पर चर्चा भी करते हैं। प्रगतिशीलता का अर्थ चतुरता से भी आगे बढ़कर धूर्तता तक जा पहुंचा है। मित्रों, अब बुद्धिमान वह है जो दूसरों को उल्लू बनाकर किसी भी प्रकार अपना मतलब सिद्ध कर ले। ऐसी परंपरा जब लोक प्रकृति का अंग बन जाए तो व्यक्तिगत महानता और सामाजिक समरसता का टिकना
किस आधार पर संभव हो सकता है? भावनात्मक उत्कृष्टता का तथ्य जब उपेक्षणीय बन जाए तो मनुष्य के सामने अंतरंग और बहिरंग जीवन में विपन्नताएं भर ही जानी चाहिए और उसका फल अगणित शोक संतापों के रूप में सामने आना ही चाहिए। साथियों, आज की स्थिति का सही निरूपण विश्लेषण यही है। हर किसी का व्यक्तिगत जीवन अब 100 वर्ष पुरानी स्थिति की तुलना में कहीं अधिक सुविधा साधनों से भरा पूरा है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उसमें रोष, असंतोष भी कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा है। शरीर में रोग, मन में असंतोष, परिवार में विक्षोभ, अर्थव्यवस्था में दारिद्र्य भरा पड़ा है और इर्द गिर्द बिखरी हुई सामाजिक तथा शासकीय परिस्थितियों के प्रति प्रत्येक को रोष है, गुस्सा है। इसका एकमात्र कारण मनुष्य के चरित्र और चिंतन का स्तर गिरना और फलस्वरूप मानवीय गतिविधियों में निकृष्टता का भर जाना ही है। सुविधा साधनों की अभिवृद्धि के लाभ को मटिया मेट कर देने वाली इसी विभीषिका को यथास्थान बना रहने दिया जाए तो फिर वैज्ञानिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जो प्रगति अपने साथ विपत्तियों को भी बढ़ाती चले, उसे कैसे सराहा जा सकेगा? कैसे सराहा जा सकेगा? एकांगी प्रगति का यही फल हो सकता है जो सामने है। जो सामने है भौतिक प्रगति के अनुरूप ही आत्मिक प्रगति भी होनी चाहिए, अन्यथा एकांगी प्रगति के परिणामों में विघ्न, असंतुलन ही पैदा होगा। एक हाथ छोटा, एक बड़ा हो, एक पैर मोटा, एक पतला हो, एक आंख अंधी, दूसरी देखती हो तो काया कुरूप ही लगेगी। इतना ही नहीं, उसकी क्षमता भी घटेगी। छोटा बच्चा भी अपने नन्हे से किंतु संतुलित अवयवों को लेकर किसी प्रकार काम चला लेता है, पर वयस्क होने पर भी यदि एक पांव बहुत छोटा, पतला और एक पांव बहुत मोटा, लंबा हो तो वह एकांगी बढ़ोतरी विपत्ति ही उत्पन्न करेगी। अविकसित और अभावग्रस्त वनवासी किसी प्रकार संतुष्ट और संतुलित जीवन जी लेते हैं, किंतु यदि चतुरता और सम्यकता के साथ आदर्शवादिता न बढ़े तो वह संपत्ति मनुष्य के लिए सुखद सिद्ध होने की अपेक्षा दुखद परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। आज धन भी बढ़ा है, आज धन भी बढ़ा है और विज्ञान भी, शिक्षा भी बढ़ी है और सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। इस गरिष्ठ आहार को पचाने लायक पेट का हाजमा भी तो बढ़ना चाहिए, अन्यथा यह व्यंजन पकवान उदर संकट ही उत्पन्न करेंगे। आज यही तो हो रहा है। यह विपत्ति व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, सामूहिक गतिविधियों पर भी छाई हुई है। विज्ञान और धन का लाभ यूं जनता भी उठाती है, पर उसका मूल स्वामित्व एक प्रकार से शासन सत्ताओं के ही हाथ में है।
वैज्ञानिकों का शिक्षण, पोषण, शोध, प्रयोग से लेकर उपलब्धियों तक पर प्रायः सरकारी नियंत्रण ही रहता है। वे उन्हीं आविष्कारों के लिए साधन, प्रोत्साहन प्रस्तुत करती हैं जो सत्तारूढ़ लोगों को प्रिय है। चरित्र संकट व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहा, वह हर क्षेत्र के मूर्धन्य लोगों के सिर पर भी सवार है। उससे राजनेता भी अछूते नहीं। विभिन्न देशों के सत्ताधीश जिस मनोवृत्ति के हैं, उसमें विनाश की ही बात को प्रमुखता मिलेगी। साथियों, विश्व भर के शासक विज्ञान के घातक आयुधों के निर्माण में विश्व भर के शासक विज्ञान के घातक आयुधों के निर्माण में, आक्रमणकारी साधनों में लगे हुए हैं, उतना सुख शांति के रचनात्मक प्रयोग परीक्षणों में कहाँ लगे हैं। प्रतिरक्षा साधनों पर, रॉकेटों पर जितनी शक्ति लग रही है, उसकी चौथाई भी विश्वव्यापी अज्ञान एवं दारिद्र्य के निवारण में लगी होती तो अब तक गरीबी, बीमारी और अशिक्षा पर बहुत हद तक विजय प्राप्त कर ली गई होती। साथियों, अणु आयुध प्रक्षेपणास्त्र, अणु आयुध प्रक्षेपणास्त्र, मारक गैसें, स्वसंचालित अस्त्र, मृत्यु किरणें जैसे साधन इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं कि किसी उन्मादी द्वारा उठाया गया मूर्खतापूर्ण कदम देखते देखते इस सुंदर भूपिंड को जलती फुलझड़ी की तरह भस्मसात करके रख सकता है। बुद्धि, सत्ता, विज्ञान और धन का विनियोजन जिस प्रकार विघातक प्रयोजनों में हो रहा है, उसी प्रकार शासनाध्यक्षों का मन यदि मानव कल्याण में निरत रहा होता, विघातक प्रवृत्तियों के स्थान पर रचनात्मक कदम उठाए गए होते, तो मनुष्य जाति कि न जाने कितनी समस्याएं हल हो गई होती और संसार में न जाने सुख शांति की कितनी बड़ी चढ़ी परिस्थितियां बिखरी हुई दिखाई देती। ओम शांति। इसी पुस्तक से अगले वीडियो में पृष्ठ 10 से आपको पढ़कर सुनाएंगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। संपदाएं बढ़ाएं पर शालीनता न खोएं। ओम शांति। सुनते रहिए।